हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग, आप लोग देख रहे हो, कंटिन्यू 4-5 दिन से या 3-4 दिन जो भी हुआ हो, अपना हैंड रिटन नोट्स से हम लोग पढ़ रहे हैं। हैंड रिटन नोट पहले भी हमने 3 पार्ट में करवा रखा था। 500-600 क्वेश्चन तक हुए थे, लेकिन तब मैं नया नया यूट्यूब चैनल चलाई थी। फोटो क्रॉप वगैरह नहीं था, तो फोटो पेज का कलर ब्लर है, तो पढ़ाए तो खैर वही चीजें थी। खैर कोई बात नहीं है, फिर से दोबारा आप लोग शुरू किए। आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है मेरा ये नोट्स। जो भी मैंने क्वेश्चन लिख रखा सब आप लोग को मैं दूंगी, ऐसे ही पार्ट पार्ट में करके, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग जान लिए हम लोग को क्या पढ़ना है। मैं एक बार आप लोग का हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में दे दीजिए। 291 नंबर क्वेश्चन हम लोग लास्ट वाले वीडियो में किए थे। आप लोग क्वेश्चन लास्ट में मिला लिया करें, ताकि आप लोग का कोई पार्ट ना मिस होने पाए, ठीक है। नंबरिंग मैंने इसीलिए कर रखा है। आज हम लोग 292 से देखेंगे, ठीक है। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले। मैंने, हो सकता है शाम को 5 बजे कल आप लोगों को वीडियो मिले या आज ही मिले। मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट से जितने भी जनरल क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब वन लाइनर लिख रखा है, टाइप करके रखे हैं। अब किसी एक दिन आप लोगों को मैं करा दूंगी, 1 या 2 दिन में, ठीक है। जो भी वो चलेगा वो शाम को 5 बजे ही देखेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। हो सकता है 40-45 मिनट तक का भी हो जाए। आप वहां जा करके कॉपी पेन लेकर के नोट्स करके, नोट बना करके अपना लिख लीजिएगा। उससे बाहर डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट से सिंगल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतने अच्छे से मैंने मैटर को टाइप किया है। आप देखेंगे तो उसका रिव्यू खुद आप दोगे। अपने मुंह अपनी तारीफ करना भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग जब पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ मैम क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। फिलहाल हम लोग अपने क्लास को शुरू कर देते हैं। आज बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि समय का अभाव रहता है। अभी आप लोग का क्लास में 3 बज के कितना मिनट हो रहा है, 21 मिनट हो रहा है। आपका क्लास शूट हो रहा है। ये कल क्लास चलेगा 10:40 पे, ठीक है। अभी शूट करके मैं प्रीमियम लगा देती हूँ। आप लोग देखते हो कि 12 घंटा 13 घंटा पहले प्रीमियम चलने लगता है, दिखता है आपको। इसके बाद अभी मैं, फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 5 PM का भी वीडियो अपलोड रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि मेरे पास 5 PM का वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी। इस तरीके से करके आप लोगों का सेम डे जैसे भी चीजें होती, जो भी चीजें चलते आ रहा है, कि 5 PM एंड 10:14 पे, 10:14 पे आप लोग का क्लास कंटिन्यू हो पाता है। अगर जरा सा मैं आलस कर लूं तो आप लोग का क्लास अब्सेंट होने लगेगा। इसलिए बिल्कुल भी मैं आलस नहीं दिखाती हूँ। स्कूल से आई, थोड़ा सा खाई पी, फिर रेडी होकर के तो आधा घंटा रेस्ट किए, फिर आपका क्लास शुरू। कभी कभी तो रेस्ट का टाइम भी नहीं मिलता, अगर देर हो जाता है तो। ट्रैफिक वगैरह की वजह से अगर देर हो जाता है तो फिर रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, लगातार आपका क्लास शूट करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। बीसीजी, सार्वभौमिक टीका कब लगाते हैं? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग हमेशा पूछते हैं। आप लोगों को अब याद हो गया होगा, मैं इसीलिए रिपीट करती हूँ, ताकि चीजें आप लोगों को क्या कहते हैं कि धूल ना पड़ने पाए। धूल मिट्टी को हम हमेशा झाड़ते रहते हैं, ठीक है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होगा बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या होगा? बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। ऑप्शन देख लो। जन्म के तुरंत बाद भी आंसर सही होगा, 15 दिन में भी आंसर आपका सही होगा, 1 मंथ भी ऑप्शन सही होगा, और यहाँ पे एक मैं नया ऑप्शन जोड़ रही हूँ, 24 घंटा भी आपका ऑप्शन सही होगा। इनमें से जो आपको ऑप्शन मिले आप उसे सही करके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर कर दें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द विजुअली, ये ज है, ठीक है, ज है। विजुअली हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? जल्दी जल्दी मैं नोट्स लिखा। हो सकता है कुछ आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं बोल देती हूँ आपसे, आपको इसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो कहाँ पे है? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के को काट करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ। कब बना था मैम? तो कब बना था? 2013 में शायद, क्या याद नहीं आ रहा, शायद 2013 में काट करके उत्तराखंड को, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2000, मैं ये बताऊंगी नहीं, ठीक। जो कंफ्यूजन वाली चीज है उसे नहीं बताना चाहिए। शायद 2002 या 2013 में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ज्यादा मैं जाना चाहूंगी 2000 के साथ में, कि उत्तराखंड का निर्माण 2000 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट को काट करके इसको अलग बनाया गया था, एक अलग स्टेट दिया गया था। जब इसका स्थापना हुआ था, मतलब उत्तराखंड बना था, तो उसका नाम उत्तरांचल था। बाद में नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर करते। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है?
मैं हमेशा आप लोग को दिवस याद कराती रहती हूँ कि 7 अप्रैल को क्या होगा, 5 जून को क्या होगा, 1 जून को क्या होगा, ठीक है, 1 जून को क्या होगा, 21 जून को क्या होगा, कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अप्रैल को। ये सब आप लोग रिवाइज करें, अपना नोट कर टाइप करते रहें, मैं देख रही हूँ। 22 अप्रैल को और क्या है, 19 नवंबर को, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इन सारे चीज का आप अपना आंसर दीजिए, तब मैं बता रही हूँ। और आप लोगों से कुछ दिवस, 7 अप्रैल को तो हाँ हो गया, 1 जून को भी हो गया दुग्ध दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, हाँ 7 जून को क्या होता है, विश्व खाद्य दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे, 21 जून को योगा दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 8 मार्च को वुमेन दिवस, और 19 नवंबर को शौचालय दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। ये कुछ दिवस हैं जो आपको याद होना चाहिए। 16 सितंबर को ये भी दिवस आपसे पूछेगा, 16 सितंबर 16 सितंबर को, तो आप कहोगे मैम विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। और भी कुछ दिवस है, मैं आप लोग को हमेशा रिवाइज कराती रहूंगी, आपको इतना दिवस तो मैं नहीं भूलने दूंगी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और अब तो आपको एलटी का एग्जाम देना है, तो एलटी में जो 30 नंबर का जीके आएगा उसमें कोई भी दिवस पूछ सकता है, ठीक है, मैच कराने के लिए दे देगा। तो ये सब मैं आप लोगों को साथ साथ में कराती चलती हूँ, ठीक है। चलो आगे निकल चलिए, आप लोग 295 का आंसर कर दे। वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण मिलता है तो प्लेसेंटा है, गर्भनाल है। कई वीडियो में मैं ट्रिक बता चुकी हूँ, आज मेरा बहुत मूड नहीं है ट्रिक बताने का, इसलिए मैं ऐसे निकल जा रही हूँ। 296 का आंसर कर दें। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण माँ से जुड़ा हुआ होता है, तो आप कहोगे मैम अम्बिलिकल कार्ड यानी नाभिनाल होगा, जिसे फ्यूनिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूनिस भी कहते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन अंदर घुसता गया है उसी तरीके से क्वेश्चन क्या हुआ है, टफ होते चला गया है। अम्बिलिकल कार्ड में 2 धमनी और 1 शिरा होते हैं, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया में 298 का आंसर करें। निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण किसने दिए, तो जॉन ड्यूबी ने दिए। किसने दिए, जॉन ड्यूबी ने दिए। 299 का आंसर कर दे। निर्णय प्रक्रिया में 4 चरण किसने दिए। अब यहां से देखिए, 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण मैंने सब इकट्ठा कर रखा है, आप लोग भी इसे नोट्स कर लें, अपने नोट्स में नोट कर लें कि 2 चरण किसने दिया, तो 3 चरण, तो आप कहोगे मैम जॉन डीवी ने दिया। किसने दिया, जॉन डीवी ने दिया। 4 चरण किसने दिया, तो आप कहोगे मैम निकिलियम डार्सी ने 4 चरण दिया। 5 चरण किसने दिया निर्णय प्रक्रिया में, तो आप कहोगे मैम ग्रास एवं क्रैंडल ने दिया। अब निर्णय प्रक्रिया में 6 चरण किसने दिया, तो आप कहोगे मैम लुईस एलन एंड कुटज ओडोनिल ने दिया था, ठीक है। ये क्या है, गणितीय भाषा में दिए थे, ठीक। इधर आ जाओ, 302 का आंसर कर दीजिए। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है, तो आप कहोगे मैम संयुक्त प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है। मानव शरीर की एकमात्र धमनी जो O2 रहित ब्लड ले जाती है, तो आप जानते हो मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, एक हमारे शरीर में होती है धमनी, दूसरा होता है शिरा। क्या होगा, धमनी एंड शिरा, आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है। क्या है, आर्टरी एंड वेन्स। तो धमनी में क्या होगा, आप कहोगे मैम धमनी में प्योर ब्लड बहता है, यानी शुद्ध ब्लड बहता है। धमनी में क्या होगा, शुद्ध ब्लड बहेगा। शिरा है, इसमें कौन सा ब्लड बहता है, तो इम्प्योर ब्लड बहेगा, यानी अशुद्ध ब्लड बहेगा। इतना चीजें आप लोग का क्लियर हो गया। आप कह दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि जी मैम क्लियर हो गया, आप आगे बढ़िए, तो मैं आगे बढ़ू। अब इसका आप रिवर्स कर दो, जब आपको उसमें फुफ्फुस सिरा मिल जाएगा और फुफ्फुस धमनी। आप लोग को धमनी और सिरा पहले चीजें क्लियर हो गई कि धमनी में शुद्ध है और सिरा में अशुद्ध है। अगर आप किसी को कंफ्यूजन हो कि मैम धमनी में शुद्ध और उसमें अशुद्ध कैसे होगा, आप अगर ये कंफ्यूजन में हो, तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। आप कहोगे मैम धमनी, ठीक, हमने धमनी लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, जी मैम धमनी लिखा, और इसमें क्या बहेगा, शुद्ध। अभी आप देखते चलिएगा मैं कैसे ट्रिक दिखाऊंगी। यहां पे होगा शिरा और यहां क्या होगा, अशुद्ध।
जिन्हें नहीं, अगर ये चीजें कंफ्यूजन होती, भूल जाता है। मैं भी अगर थोड़े समय बाद रिवाइज ना करूं तो मुझे भी लगता है कि जैसे भूल जाता है, लेकिन क्लास में पढ़ाते समय ये चीजें हमेशा रिवाइज होती रहती है, इसलिए चीजें भूलने नहीं पाता है। मैं चाहती हूँ आपका भी ना भूले, ठीक है। तो आप कहोगे धमनी में कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे मैं 1 2 एंड 3, तो 3 अक्षर है। शीरा में कितना है, आप कहोगे मैं 1 एंड 2, यानी कितने अक्षर है, तो 2 है। अब यहाँ पे देख लो, 2 के साथ 3 तीसरा वाला जाएगा, और तीसरे के साथ 2 वाला जाएगा, यानी जो शीरा धमनी होगी, क्या होगा, धमनी में कितने शब्द थे, यहाँ देखो धमनी, धमनी में 3 शब्द हैं, लेकिन अशुद्ध नहीं, 3 के साथ 2 नहीं जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, आप कहोगे मैम शुद्ध जाएगा। और शीरा 2 अक्षर का है, तो 2 अक्षर किसके साथ, 2 अक्षर के साथ कौन जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना है। आपको, मुझे लग रहा है कि आपको अभी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे। धमनी और शीरा क्या है, धमनी और शीरा, तो धमनी में शुद्ध 3 के साथ 2 जाएगा, और शीरा में 2 हुआ, तो 2 के साथ क्या जाएगा, अशुद्ध जाएगा। अब आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को भी, अगर इजी को याद होता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ना याद हो, कंफ्यूजन में हो, तो आप ये मेरा ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि मैम 3 के साथ 2 जाएगा, और इधर भी 3 के साथ 2 जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप मैच करा सकते हैं, ठीक। अब आप, हम लोग जो अपने क्वेश्चन पे थे, अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। आप लोगों ने देख लिया कि धमनी में जो है शुद्ध ब्लड बह रहा है, और शीरा में जो है अशुद्ध ब्लड बह रहा है। लेकिन जब पाल्मोनरी या फुफ्फुस शब्द लग जाता है, इंग्लिश में पाल्मोनरी कहते हैं और हिंदी में फुफ्फुसी कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं, जब ये शब्द जुड़ जाएगा तो उल्टा हो जाता है, धमनी में अशुद्ध हो जाएगा और शीरा में क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। ये चीजें आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा, और जैसे ही आप अपना क्लियर कर लोगे कि धमनी में इम्प्योर ब्लड बहेगा कि प्योर, और शीरा में प्योर या इम्प्योर, तो आपको वही चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो चीजें ये है उसका रिवर्स पाल्मोनरी लगने के बाद हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि मैम शुद्ध अशुद्ध और पाल्मोनरी, धमनी, आर्टरी, वेन्स इस बार समझा दीजिए, तो मैं एक बार अलग से ला करके पढ़ा दूंगी। लेकिन आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग को चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ गई हैं, ठीक है। इतना भी नहीं कुछ है कि ध्यान दिया जाए तो याद ना हो, ठीक है। इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 304, इधर आ जाओ आप लोग, क्या प्रश्न है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है तो कहाँ होगा, अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। इनफंडिबुलम, मैं एक बार आप लोगों को पढ़ा रही थी, मैं पूरा फैलोपियन ट्यूब आप लोगों को पढ़ाई हूं, ठीक है। आप लोग कहोगे मैम कहाँ पढ़ाई है, इसी चैनल पे हम आप लोगों को फैलोपियन ट्यूब पढ़ा रखे हैं, ठीक है। जो ना देखा हो जा करके देख सकता है। मैंने फैलोपियन ट्यूब आप लोगों को मैं फिगर के साथ में सब मैं बना करके कराई थी, आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ फैलोपियन ट्यूब होता है, ये वेजाइना है, और ये क्या है, इसका इनफंडिबुलम है, सबसे बड़ा भाग एम्पुला होता है, और एम्पुला के बाद क्या होता है, स्थमस होता है। तो जो बनाए थे उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे छोटा भाग क्या होगा फैलोपियन ट्यूब का, तो स्थमस होता है। सबसे बड़ा भाग एम्पुला होगा, क्या होगा, एम्पुला होगा। 3 भाग होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। क्वेश्चन नंबर 306 का आंसर कर दें। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर वर्क करते हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पीएच से रिलेटेड चीजें आई हैं, तो यहाँ पे हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे। तो 7.4 से 8.0 पीएच पर ये वर्क करते हैं, कौन, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। अब आप बता दो पीएच क्या होता है। आप कहोगे मैम पीएच वो मापन है, वो मापक इकाई है जिसपे हम किसी भी विलयन को, या किसी भी विलयन कह लीजिए, किसी भी विलयन को क्या करते हैं, हम ये बता देते हैं विलयन कि क्या अम्लीय है क्या क्षारीय है। अगर वो पैमाना ना होता तो हम ये ना बता पाते कि कौन सी चीजें अम्लीय है, कौन सी चीजें क्षारीय है, और कौन सी चीजें उदासीन है। ये एक पीएच स्केल है, यहाँ 0 से शुरू होता है, बीच में 7 होगा, लास्ट में 14 होगा, ठीक। जो लोग नए बच्चे हैं उनके लिए है, पुराने लोगों के लिए तो मैंने कई बार वीडियो में बता रखा है। आप कहोगे मैम
1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 है। तो ये चीजें क्या हो गई, एसिडिक हो गया, यानी अम्लीय हो गया। क्या हो गया, अम्लीय हो गया। इधर की चीजें 8 9 10 11 12 13, इधर की चीजें क्या हो गई, क्षारीय हो गई, यानी वेश हो गया, अल्कलाई हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं आप लोगों को। जितने बार भी समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो 7 से 14 तक जो भी चीजें, 7 से 14 तक जो भी चीजें आती हैं जिनका भी पीएच मान आएगा वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगी। और 0 से लेकर के 7 के अंदर तक जो भी चीजें आएगा जिसका भी पीएच मान होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा या अम्लीय होगा। ठीक, अब ये बचा 7। आप कहोगे मैम 7 को आप क्यों नहीं जोड़ रही हैं? तो 7 क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। कुछ लोग बड़े ही मतलब होता है ना, आप मेरी लड़ाई हो रही हो और आपकी इधर लड़ाई हो रही हो, और जो एक बीच में हो, जो भी आप में से कोई भी हो, वो क्या हो, ना आपके साथ बोलेगा ना आपकी तरफ से बोलेगा, वो क्या होगा, एकदम न्यूट्रल रहेगा। वो किसी के साथ नहीं है, वो अपना अलग है। तो ये जो 7 है, ना इन न अम्लीय के साथ है ना क्षारीय के साथ है, वो अपना अलग ही एक अपना मस्त रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप कहोगे मैम 7 पीएच मान होता किसका है? तो आपका जो वाटर होता है इसका पीएच मान कितना होता है? आप कहोगे WATER होता है ना, वाटर का स्पेलिंग गलत लिख दिया हम, ठीक है, WATER होगा, तो वाटर होगा। तो वाटर का पीएच मान क्या होता है? आप कहोगे मैम शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? हमने लिख दिया, आप बता दो। मिल्क का पीएच मान, और यूरिन का पीएच मान, URIN, यूरिन का पीएच मान। ठीक है, आप इन दोनों का पीएच मान बताइए। ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान, ये तीनों को आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आप लोग पीएच समझ गए। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसने पीएच की खोज किया था? तो पीएच का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसका? पीएच का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये चीजें आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब आप लोग के प्रश्नों का आंसर देते चले। मिल्क का पीएच मान 6 होता है, वाटर का पीएच मान 7 होता है, यूरिन का पीएच मान 6 होता है, ब्लड का पीएच मान 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। अब इसमें से अगर आपको एग्जैक्ट बताना हो तो आप कहोगे मैम एग्जैक्ट जो होता है 7.4 होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा ब्लड जो है हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, यानी बेस होता है। तो 7.4 क्या होगा? हल्का ही तो क्षारीय होगा। 7 के बाद से कहीं 0.1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तब तो फिर 8 आएगा। जी मैम, तब 8 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड हमारा हल्का क्षारीय होता है। अब आपका पीएच से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना। अब हम लोग आगे निकल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 307। कोई किसी को बोरियत तो नहीं लगती है कि बहुत ज्यादा समझाती हैं? अगर ऐसा लग रहा हो तो आप लोग अपनी आदत बदल लीजिए, विस्तार से पढ़ेंगी तभी चीजें आएगा। अब आप ये जान गए ना कि अगर 7 से अगर किसी बिलियन का पीएच मान 8 है तो आप क्या बताओगे? मैं आपसे आंसर चाह रही हूँ, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे तो मैं आगे चली जाऊं। किसी भी बिलियन का पीएच मान 8 है तो आप क्या बताओगे? किसी बिलियन का पीएच मान 2 है तो इसका क्या हुआ? आप 2 का आंसर दे दे, मैं समझ लूं कि आप समझ गए, फिर मैं निकल लूं, आगे निकल चलो। वेरी गुड, आप लोगों ने बताया कि मैम जिस बिलियन का पीएच मान 2 है वो अम्लीय है, अम्लीय है, और जिसका पीएच मान 8 है वो क्षारीय है। गुड, आप लोगों को समझ में चीजें आ गई। अब हम आगे निकल चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 307 का आंसर कर दे। ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में पाया जाता है? पहले तो आप जान लो, अगर प्रश्न बन जाए कि ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे ब्रूनर्स ग्रंथि जो है हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है। ठीक, किस भाग में होगा? तो छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में होगा? तो डेडोनम में होगा, यानी पक्वाशय में होगा। छोटी आंत के थ्री पार्ट आप लोग पढ़ते हो, 3 पार्ट पढ़ते हैं ना। हम लोग पढ़ते हैं कि DJI ये क्रम होता है, डेडोनम, जेजोनम और इलियम। ठीक है, क्या है? इलियम।
तो इसके किस पार्ट में है? आप देख रहे हो डेडोनम यानी पक्वाशय में है। क्या है? डेडोनम यानी पक्वाशय में है। ठीक है। अब इतने अच्छे से आप लोग को क्वेश्चन कहाँ मिलेगा कि ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ है? पाचन संस्थान में। किस भाग में है? तो छोटी आंत के डेडोनम में होता है। ठीक है। ऐसे भी कोई बता के निकल जाता कि छोटी आंत में, लेकिन मैंने इतने अच्छे से लिखा है कि छोटी आंत की भी किस पार्ट में है? तो डेडोनम में है। ठीक है। जो भी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अंदर घुस घुस करके पढ़िए। ये मेरा नोट्स बता रहा होगा आप लोगों को तो कितने अच्छे से मैंने नोट्स बना करके लिखा है और कितने गहराई में जा जा करके प्रश्नों को मैंने उठाया है। ठीक है। 308 का आंसर कर दे। वसा का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है। फैट का अवशोषण कहाँ होगा? तो फैट का अवशोषण छोटी आंत में होता है। 309 का आंसर कर दें। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, यानी लार ग्रंथियों से, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, तो किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का करेगा, फैट का करेगा, या सीएचओ का करेगा? तो आप कहोगे मैम यहाँ दिया हुआ है सीएचओ का पाचन करता है। कौन करता है? टाइलिन करता है। कौन करता है? टाइलिन करता है। और टाइलिन किस पे वर्क करता है? माल्टोज पे वर्क करता है। किस पे? माल्टोज पे। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 310। मुख से लेकर मल द्वार तक के भाग को हम क्या कहते हैं? तो आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक। 311 का आंसर कर दे। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। अगर ऐसे प्रश्न बन जाए तो बहुत कम लोग आंसर दे पाएंगे कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक रासायनिक पदार्थ है। बोलस क्या है? अब यहाँ पे आप लोग को ये तीन शब्द मिलेंगे, बोलस, काइम एंड काइल। ये तीनों शब्द को आपको मतलब समझ करके रखना है कि क्या है ये। मैं कई वीडियो में अपने करा रखी हूं। बोलस क्या है? भोजन का टुकड़ा जब मुंह में होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अभी मैं ट्रिक बताऊंगी आप लोग को याद करने का, जहां मैं देखती हूँ कि कंफ्यूजन है। जैसे मुझे याद, मैं जब तैयारी की थी, मुझे जहां जहां कंफ्यूजन लगा है वहां मैं अपने आप से ट्रिक बना करके पढ़ी हूँ, और वही ट्रिक मैं आपको भी बताती हूँ, ताकि मैं जानती हूँ कि जो फेस मैंने किया है वो बच्चे भी फेस कर रहे होंगे, वो आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। इसलिए मैं वो ट्रिक आपको जरूर देती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये यूजफुल है, बहुत लोगों के लिए यूजलेस होता होगा कि बिना मतलब का बेकार में टाइम बर्बाद करती है ट्रिक बता करके। लेकिन मैं सोचती हूँ चलो बेकार भले ही है, लेकिन हो सकता है किसी के काम आ जाए। ठीक है। कि हो सकता है किसी को मेरे ट्रिक से ही एक नंबर मिल जाए, इसलिए मैं ट्रिक बता देती हूँ। कोई भी चीज देखिए, जो चीजें मेरे लिए जरूरी है ये जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी परफेक्ट हो। ठीक है। ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई जो चीज आज मेरे लिए यूजुअल हो सकती है, हो सकता है आपके लिए उसी समय यूजुअल ना हो, आपको उसकी जरूरत ना हो, लेकिन हो सकती है कि आपके फ्रेंड को उसकी जरूरत हो। इसलिए मैं ट्रिक को बता देती हूँ कि भाई चलो इतने लोग पढ़ रहे हैं, जहां 500-600 लोग पढ़ रहे हैं वहां चलो नहीं 200, तो चलो उसमें से 50 लोगों को ट्रिक पसंद आ गई हो, उससे हेल्प मिल गया हो पढ़ने के लिए, इसमें ट्रिक को बता देती हूँ। तो बोलस क्या है? भोजन का टुकड़ा जो जब मुख में जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। काइम क्या है? भोजन का वह रूप जो आमाशय में होता है वह क्या होता है? आमाशय में जो लेई के रूप में भोजन होता है वह काइम होता है। और काइल क्या होता है? भोजन का वह भाग जो छोटी आंत में होता है उसे हम काइल कहते हैं। बहुत ही अंदर से घुस करके प्रश्न बना हुआ है। पीजीटी वगैरह में और एलटी ग्रेड में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगर फिजियोलॉजी से प्रश्न भी बनेगा तो ऐसे ही तगड़ा तगड़ा प्रश्न बनता है। अब आप लोग को मैं ट्रिक बता दूं। आप कहोगे मैम बोलस, हम खाना खाते हैं तो बोलते हैं। पहले आप लोग जान लो, चबाने को मेस्टिकेट करना कहते हैं। ठीक है। मेस्टिकेट करना, ठीक, मेस्टिकेशन, मेस्टिकेट, ठीक। बोलस हो गया भोजन का टुकड़ा जब मुंह में जाता है, हम बोलते हैं। हम बोलते हैं ना। खाना खाते समय कितने लोग शांत रहते हैं? भाई हम तो नहीं शांत रहते हैं। जो भी मेरे अगल बगल खाना खा रहा होता है मैं उससे बात करती हूँ, हम बोलते हैं। ठीक। तो भोजन का टुकड़ा जब मुंह में लिए तो हम बोल रहे हैं, लेकिन जब हम चबाते हैं तब हम नहीं बोलते हैं। चबाते समय आप बोलेंगी नहीं, मुंह में भोजन रख लिए और ऐसे तुम बोलो, ऐसे नहीं होता कि मुंह में भोजन लेकर के और हमने क्या किया? बोला। तो अब आपको याद होगा कि बोलस क्या होगा? जब मुंह में जैसे ही भोजन रखे उस समय हम क्या किए? बोले। लेकिन जब हम चबाएंगे तो नहीं हम बोलेंगे। तो अब आपको एक ट्रिक मिला और एक याद हुआ कि बोलस यानी मुंह में जैसे ही रोटी का टुकड़ा मैंने रखा, एक बाइट मैंने मुंह में रखा, उस तब मैंने क्या किया? बोला, यानी उसे हम बोलस कहेंगे। ठीक है। नंबर 1 आप लोग को याद हुआ। नंबर 2 आ जाओ, कायम।
काइम यानी लेई। भोजन जब हमारे मुंह में लार सलाइवा के उसमें आ जाता है, कोई भी एक मुंह में एक बाइट रखिए खाना, और उसमें मान लीजिए मिर्चा चला गया, बाल चला गया, कुछ भी चला गया, कोई कंकड़ ही मिल गया, तो क्या होता है, लोग खाने को पलट देते हैं ना, जा करके डस्टबिन में थूक देते हैं, या वहीं कहीं कुछ होता है पेपर ऊपर निकाल करके रख देते हैं, जो भी हो, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका, जो भी जैसा हो। तो वो क्या हुआ, वो लेई वाला जो रूप, ऐसे जो लुगदी बनी हुई है खाना का, वो जो बाइट का जो एक और मुंह में हमारे गया है, वो जिस तरीके से ऐसे लुगदी हुआ है, और वो लुगदी आमाशय में जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कायम कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम कायम कहेंगे। कायम यानी क्या हो गया, हमारे आमाशय में जैसे ही पेट में भोजन गया, उसे हम क्या कहेंगे, कायम कहेंगे, ठीक है। अब काइल क्या है, काइल सबसे लास्ट वाली चीजें होती हैं, तो काइल क्या होगा, भोजन का वह भाग जो छोटी आंत में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। अगर क ख ग घ हम लोग पढ़े तो पहले मो आता है कि पहले ल आता है, एक ट्रिक ये भी है। तो क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ह ड ढ ढ ढ ढ थ थ द ध म प फ ब भ म य र ल व। तो ल सबसे क्या है, पहले मो आ जा रहा है, प फ ब भ म, फिर य र ल। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि पहले म होगा कि पहले ल होगा। सब याद करने का ट्रिक है। मैं एक प्रश्न को हजारों ट्रिक लगा करके मैं सही करती हूँ कि ताकि मेरा एक प्रश्न मेरे हाथ से जाने ना पाए। हो सकता है बच्चे को ये ट्रिक ना याद हो तो अगला वाला ट्रिक याद आए। तो अगर जैसे हम प ख ग घ लिख रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि क ख ग घ लिख करके दिखाइए, तो पहले क्या होगा, पहले म आएगा फिर ल आएगा, समझे। क्या होगा, पहले म होगा फिर ल होगा। अब आप समझिएगा कि मैं ये क्या पढ़ा रही हूँ, क्या अल्फाबेट में पढ़ाने लगी, नहीं, आपको बिल्कुल भी मुझे अल्फाबेट नहीं पढ़ाना है। अभी सुनते रहिएगा। हमारा पाचन तंत्र बन रहा है, ठीक इस तरीके से फूड पाइप आया, ये क्या हो गया, ये स्टमक हो गया, आम जैसी जो संरचना है, और यहां से छोटी आंत बन गई ना। आप लोग सुनते रहिए, सब आपको समझाने के लिए बता रहे, ये छोटी आंत बन गई। तो ये क्या है, यही आमाशय है, क्या है, आमाशय है। तो जब आमाशय में भोजन आ रहा है तो क्या है, काइम है, और जब छोटी आंत में भोजन जा रहा है तो क्या है, काइल है। अब आपको समझ में आया मैंने क्या म और ल पढ़ाया है। तो म होगा तो यानी ऊपर होगा, और फिर उसके नीचे आएगा, समझे। यहाँ मुंह में था तो बोलस था, क्या था, मुंह में बोलस था। बोलस के बाद खाना ऐसे नीचे सरकते सरकते आया, कहाँ आ गया, काइम बन के कहाँ आ गया, अमाशय में आ गया, और काइल बन के छोटी आंत में आ गया। अब इससे ज्यादा मैं ट्रिक नहीं दे सकती हूँ, और इससे ज्यादा आपको भी अपना ट्रिक बना ले, अगर ना याद हो, समझ में आए। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती, ठीक है। मैंने अपना जी जान लगा दिया, जिसको समझ में आया होगा वो उतने में समझ लिया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि मुझे समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूं। इससे ज्यादा मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, यही दो तीन तरीका है जिससे मैंने याद कर रखा है, ठीक है, कि बोलस क्या है, कायम क्या है, काइल क्या है। क्वेश्चन नंबर 315 पे आ जाओ। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, तो ग्रसनी यानी फूड पाइप जो होता है, ठीक है, जिसे फूड पाइप कहते हैं, जिसे ईसोफेगस कहते हैं, ये कहाँ जाएगा, तो आमाशय में आता है भोजन। आम जैसे जो संरचना बनती है, ये क्या हो गया, यहाँ से अगर इस तरीके से ऐसे मुंह बनता है, तो यहाँ से जो भी बनता है, तो यहाँ से ऐसे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों आती है, दोनों अब तक जुड़ी रहती हैं, दोनों यहाँ पे क्या हो जाती हैं, यहाँ पे एक ऐसा ढक्कन होता है, फिर यहाँ से ये पाइप क्या होती है, ऐसे बीच में ऐसे बट जाती है, फिर यहाँ पे ये आम वाला संरचना होता है, फिर यहाँ से छोटी आंत बन जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्या हो गया, ये फूड पाइप है, इसे ईसोफेगस कहते हैं, इसे ही ग्रसनी कहते हैं, और इसी को फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद भोजन कहाँ आएगा, ये आमाशय में ही आएगा ना, ये आमाशय है तो फिर आमाशय में आएगा, आमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से बाद फिर भोजन क्या होता है, पोटी के रूप में बाहर निकल जाता है, यही तो है। अब आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 316। थक जाती हूँ मैं कोई ट्रिक आप लोग को समझाते समझाते। मेरे अंदर यही तो है, जब तक मैं नहीं सेटिस्फाई होती हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि अगले बच्चे को भी याद हुआ होगा। जब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं संतुष्ट हूँ, हो सकता है अब आपको याद हो गया हो, ठीक। 316, यही तो है ऑनलाइन पढ़ाई में, जब आप लोग सामने रहते हो तो चीजें समझ में आती। हम लोग चेहरा देख करके, आप लोग टीचर बनने जाओगे ना, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग क्लास में बैठेंगे, हो सकता है बहुत से लोग कहीं इधर उधर पढ़ा भी रहे हो ट्रेनिंग के दौरान, चाहे ऐसे भी बीएड करते समय आप लोग पढ़ाए हो, तब तो खैर डर लगता है, उतना क्या पढ़ाएगा कोई, ऐसे भी कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो, तो आप कभी पढ़ाती होंगी तो इस चीज का अनुभव आपने किया होगा। बच्चे का चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया है। अगर बच्चा समझ जाता है तो उसका चेहरा एकदम संतुष्टि भरा दिखता है, वो आपको बदले में बताएगा, वो आपको बताएगा कि उसे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को नहीं आएगा, उसका चेहरा देख करके आप जान जाओगे कि हाँ उसको नहीं समझ में आया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बता दो।
16 का, यकृत में 24 घंटे पित्त रस का निर्माण होता रहता है। ये वन लाइनर ऐसे ही है, ठीक है। यानी यकृत में हमारे 24 घंटा निर्माण होता है, कोई उसका टाइम नहीं है। जैसे आप लोग का क्लास 10:40 पे आता है तो उसका कोई टाइम नहीं है कि वो भी 10:40 पे आके पित्त रस का निर्माण करेगा, ठीक। स्टोर कहाँ होता है पित्त रस? आप कहोगे मैम पित्त रस स्टोर होता है कहाँ? पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में। 317 का आंसर कर दे। एक दिन में लगभग कितना पित्त रस निकलता है? तो 600 ml से 800 ml। और उसी को अगर ऑन्स में पूछ दिया जाए तो 40 ऑन्स होता है। 18 का आंसर कर दे। पित्त रस का पीएच मान कितना होगा? 7.5 से 8.5 तक होता है। अब आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि पित्त रस क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। आप मुझे आंसर कर दें, मैं आपके आंसर का वेट करूंगी, फिर मैं आगे निकलूंगी। आपका आंसर कर दे कि पित्त रस अगर 7.5 से 8.5 पीएच मान है तो इसका क्या होगा? ये अम्लीय है कि क्षारीय है? आप कहोगे मैम 7 न्यूट्रल है, 7 के बाद जो भी चीजें होती हैं क्या हो जाती हैं? क्षारीय हो जाती हैं। आप लोगों ने सही बताया, ये क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 319 का आंसर कर दे। क्या है? जठर रस किसे कहते हैं? सॉरी, जठर रस किसे पचाता है? तो जठर रस प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन पाचन का शुरुआत होता है तो आमाशय से। वो जो आम जैसी संरचना है ये आमाशय है, इसी से क्या होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर छोटी आंत में भी होता है, पूरा पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो जाता है? शुरुआत हो जाता है आमाशय से, यहीं से शुरुआत हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कभी भी मुख से नहीं शुरू होता है। मुख से पाचन किसका शुरू होता है? तो सीएचओ का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, ठीक है। लेकिन पाचन तीनों में होगा। मुंह में भी होगा उसका थोड़ा सा पाचन, फिर मुंह से यहां से आमाशय में होगा, आमाशय से छोटी आंत में होगा, सबसे लास्ट में पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होगा। तो भोजन कहाँ तक सबसे ज्यादा समय तक रहता है? तो आप कहोगे मैं 5 से 6 घंटे तक भोजन आमाशय में रहता है, ठीक है। आमाशय में रहता है, छोटी आंत में रहता है, क्यों? आमाशय में रहता है क्योंकि छोटी आंत में तो पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाएगा? जठर रस में। पेप्सिन किसे पचाएगा? तो प्रोटीन को पचाता है। किसको? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किस पे वर्क करता है? तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग को भी याद होना चाहिए। आगे चलोगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। 322 का आंसर कर दें। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। 323 का आंसर कर दें। कोशिका में प्रोटीन को संश्लेषित करता है तो राइबोसोम करेगा। कौन करेगा? राइबोसोम करेगा। डीएनए पाया जाता है तो डीएनए पाया जाएगा, डीएनए में होगा, यहाँ मैंने गलत लिखा है, छोड़ दिया है। डीएनए में पाया जाता है तो क्रोमेटिन पाया जाता है। ये क्रोमेटिन क्या है? धागे की संरचना होती, धागे जैसे संरचना होती है। आप कहोगे मैम क्या कहना चाह रही हैं? मैं बता दे रही हूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ। ये आप लोग का मैंने डीएनए का संरचना बना दिया। ये जो है यही है, क्या है? क्रोमेटिन है। क्या है? क्रोमेटिन है। ये जो धागे जैसी संरचना बनी है यही क्या है? यही क्रोमेटिन है, ठीक है। ये क्या है? डीएनए है। और ये जो धागे जैसी मैंने संरचना बीच बीच में जो मैंने लाइन खींच दिया यही क्या है? ये क्रोमेटिन है, ठीक है। अब आपको नहीं भूलेगा। 25 का आंसर कर दे। हमारे रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में। आरएच तत्व क्या है? आरएच फैक्टर क्या होता है? एंटीजन का एक प्रकार है। क्या है आरएच? एंटीजन का एक प्रकार है। 27 का आंसर कर दे। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के? तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के। कौन कौन? ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो सर्वदाता कौन सा है? तो सर्वदाता ओ है, ठीक है। सर्वदाता क्या होगा? ओ होगा। सर्वग्राही कौन है? ए बी होगा। सर्वग्राही कौन है? ए बी होगा। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। अब आप कहोगे मैम किसमें एंटीजन पाया जाएगा और किसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी? तो आप कहोगे मैम ओ में एंटीजन का अभाव होता है लेकिन एंटीबॉडी पाई जाती है। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? तो आप कहोगे ए बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। कौन सा? ए बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। लेकिन
जो ए बी है इसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीजन पाया जाता है। तो ओ में अगर कोई प्रश्न बना दे कि ओ में एंटीजन पाया जाएगा तो आप कहोगे नहीं, ओ में एंटीजन अब्सेंट होगा। और ए बी में एंटीजन पाया जाएगा तो एस ए बी में एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा। इसलिए जिनका ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो लोग, सुनने में आता है कि अक्सर बीमार होते हैं। मेरे छोटे भाई का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, लेकिन है उसका ए बी, मेरा ओ पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या है, उसकी अपेक्षा तो देखती हूं मैं ही हमेशा बीमार रहती हूं, तो इस चीज को मैं नहीं प्रूव कर सकती कि कौन ज्यादा, मतलब किस ब्लड ग्रुप के लोग ज्यादा बीमार होते हैं। ठीक, आप लोगों को अगर कोई आइडिया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैम सही है कि भ्रांतियां हैं कि क्या है। ठीक, तो ए बी रक्त, अब तो मैंने समझा दिया, प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन लाओ पढ़ लेते हैं। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी होता है लेकिन एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, आपको याद करके रखना है। 329 का आंसर कर दें। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, कितना होता है, लगभग 8 से 9% होता है। कितना होता है, 8 to 9% होता है। 330 का आंसर कर दे। आधा घंटा होते होते ना, आधे घंटे के बाद मेरा मन ही नहीं करता वीडियो शूट करने, जैसे तैसे मैं शूट करती हूँ। हाँ, अगर यही छुट्टी होती तो मैं 1.5 2 2 घंटा वीडियो शूट कर लेती हूँ, मुझे नहीं बोरियत लगती है। बोरियत का थकान लगती है, एकदम सिर दर्द करता है। लेकिन जब स्कूल से मैं आती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ तो अक्सर तो ये ऐसा होता है भाई, कब ऐसा मुझे समय मिलता है कि स्कूल ना हो और मैं वीडियो शूट करूं, तब जैसे ही आधा घंटा 30 मिनट बीतता है उसके बाद से सिर एकदम दर्द कर, जैसे लगता है सिर दर्द के मारे फट जाएगा एकदम। आरबीसी का व्यास कितना होगा, तो लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। आपको ऐसे आंसर ना हमेशा लगभग में देना चाहिए, अप्रॉक्स देना चाहिए, एकदम नहीं। ठीक, तो कितने होगा, तो आप कहोगे मैम लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। जब आप लोग रिटेंस लिखोगे, जब मेंस लिखोगे, तो वहां मैं बताऊंगी कि जब भी ये डाटा वाला आंसर आते हैं तो डाटा वालों को हमेशा लगभग में लिखते हैं, एकदम आप सही नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और लगभग में लिखा हुआ आंसर हमेशा सही होता है। आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसके अपवाद हैं। ऊंट एवं लामा जो है इसके अपवाद हैं। अपवाद का मतलब क्या हो गया मैम, इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, हम लोगों के आरबीसी में केंद्रक अब्सेंट होता है। लेकिन ऊंट और लामा ऐसे अपवाद होते हैं जिनके में केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 332 का आंसर कर दे। लाल रक्त कण मानव शरीर में कहाँ बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। ठीक है, आप बच्चों में कहाँ बनेगा, लीवर में, आप जानते हो। 33 का आंसर कर दे। आरबीसी का जीवन काल होता है तो 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कभी भी कोई नहीं कहेगा कि हार्ट में होता है। रक्त का शुद्धिकरण हमेशा किडनी में होता है, यानी गुर्दे में होता है। ठीक है, कहाँ होगा, गुर्दे में होगा, किडनी में होगा। कभी भी कोई नहीं कहेगा कि हार्ट का प्योरिफिकेशन यानी ब्लड का शुद्धिकरण हार्ट में होता है। हार्ट का क्या कार्य है मैम, जब शुद्धिकरण भी नहीं कर रहा तो हार्ट का कार्य क्या है, क्यों हार्ट हम लोग के पास भगवान ने दिया है, तो हार्ट का कार्य ये होता है ब्लड को पंप करना। क्या करना, ब्लड को पंप करना हार्ट का काम होता है। और किडनी का कार्य होता है ब्लड को शुद्ध करना। ठीक है, इधर आ जाओ, 335 का आंसर कर दीजिए। कोलेस्ट्रम में उपस्थित लौह तत्व युक्त प्रोटीन है। ये कोलेस्ट्रम क्या है, कोई बताएगा मुझे, इसका तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन। कोलेस्ट्रम क्या है, आप कहोगे मैम कोलेस्ट्रम जो है माँ के शरीर से जो बच्चा होने के बाद 2 से 3 दिन तक निकलने वाला जो पीला गाढ़ा दूध होता है वो कोलेस्ट्रम होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। ठीक, अब आप लोग यहां से कुछ आंसर दे दो। बच्चा अपने जन्म का 2 गुना कितने मंथ या ईयर में हो जाएगा और 3 गुना कितने में हो जाएगा, आप आंसर करते चले, मैं प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, 3 गुना कब होगा, 2 गुना कब होगा। जब लेनुगो क्या होता है, कितने लोगों को देखे पता है लेनुगो क्या होता है, और मोकेनियम क्या होता है, मोके नियम क्या होता है। अब आप लोग इसका आंसर करें फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे ले। आप लोग दे दिए आंसर कि मैम 2 गुना 6 मंथ में होगा, 3 गुना 1 ईयर में हो जाएगा। लेनोगो छोटे बच्चे के शरीर पे रोए होते हैं, छोटे छोटे मुलायम बाल होते हैं। मोकोनियम मैम शिशु का पहला त्यागा हुआ मल जो होता है
उसे मोकेनियम कहते हैं। किस कलर का होता है, मुझे कलर भी चाहिए, आप बता दो किस कलर का होता है। तो आप कहोगे मैम ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। इतना आप लोग को मैंने एक अलग से क्वेश्चन बता दिया। आगे निकल चलो। कोलेस्ट्रम में विटामिन ए एंड प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रम माँ का पीला गाढ़ा दूध है जो प्रसव के बाद 2 से 3 दिन तक निकलता है। धमनियों को अवरुद्ध करने वाला कोलेस्ट्रॉल है। कौन सा है, एलडीएल है। अब यहाँ पे हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान लें। कितने प्रकार के, एलडीएल, आप लोग फुल फॉर्म बताओ। एचडीएल, ये भी बताओ कौन सा गुड होता है कौन सा बैड होता है। वीएलडीएल, आप बता ले। मैं 2 मिनट रुक करके फिर मैं अपना आंसर देना शुरू करूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। लिखने भर का टाइम नहीं मिलता, मुझे लगता है कि आप लोग को टाइप करने का क्वेश्चन समय नहीं मिलता है। कापी पेन होता तो एक बार के लिए आप लोग फिर भी लिखकर फटाफट मुझे दिखा देते कि मैम देखो हमने लिख लिया हमने लिख लिया। लेकिन ऐसे आप लोगों को लिखने में टाइम लगता है। चलो ठीक है, आप लोग बता दिए कि मैम एचडीएल जो होता है गुड होता है, वीएलडीएल जो होता है बैड होता है। ठीक, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। वीएलडी, अब फुल फॉर्म बताओ। एलडीएल का फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल का क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और वीएलडीएल का क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक, ये भी हम लोग क्लियर कर लिए। अच्छा हाँ, टोटल कोलेस्ट्रॉल हम लोग का कितना होता है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है 200। 200 क्या, ग्राम की एमजी। आप लोग ये चेक करके मुझे बताइएगा। और गुड वाला कितना होता है, 40 होगा, 40 ग्राम होगा कि एमजी होगा, ये आपको चेक करके बताना है। ये आपका होमवर्क है। 339 का आंसर कर दें। कोलेस्ट्रॉल सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारे यहाँ जो है 200 कोलेस्ट्रॉल है ना टोटल। सारे कोलेस्ट्रॉल बेकार ही नहीं होते हैं, अच्छे भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं जैसा एचडीएल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कहते हैं ना कि विटामिन डी सूर्य की रोशनी में मिलती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है सूर्य की उपस्थिति में यानी किरणों की उपस्थिति में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। 340 का आंसर कर दे। चिनिया पेशाब किसे कहते हैं। आप कहोगे मैम चिनिया पेशाब, तो चिनिया पेशाब मधुमेह को कहते हैं, शुगर को कहते हैं, डायबिटीज को कहते हैं। डायबिटीज की राजधानी किसे कहते हैं, कोई बताएगा। डायबिटीज की राजधानी किसे कहते हैं, तो डायबिटीज की राजधानी किसे कहेंगे, भारत को डायबिटीज की राजधानी कहते हैं। ठीक, 331 का आंसर करते। 341, हृदय में डायस्टोल के समय सभी चैम्बर फैलते हैं और सिस्टोल के समय सभी चैम्बर सिकुड़ते हैं। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अब आप बता दो कि डायस्टोल क्या होगा, क्या कहते हैं, और सिस्टोल किसे कहते हैं। डायस्टोल किसे कहेंगे, सिस्टोल किसे कहेंगे। आप लोग का मैं वेट कर लूं, देखूं कोई आंसर दे रहा है। अगर आप लोग आंसर दें तो मैं, ना दे तो मैं बताऊं, अगर दें तो कोई बात ही नहीं है। अब सामान्य बीपी कितनी होती है, 120/80 mmHg। mmHg क्या है, मरकरी यानी पारे में इसका मेजरमेंट होता है। अब ये 120/80 क्या है मैम, तो ऊपर अगर 120/80 आप लिखते हो तो ऐसे लिखोगे ना। जी मैम हम ऐसे लिखेंगे। तो ऊपर जो है ये क्या है, ये सिस्टोल है। क्या है, एक सेकेंड, ये क्या है, सिस्टोल है। जो नीचे है, नीचे यानी डाउन है, और डाउन से क्या हो गया, डिस्टोल हो गया या डायस्टोल हो गया। समझे, ये एक ट्रिक मैंने दिया है, मेरे हर उसमें ट्रिक होता है। बस आप समझने का दिमाग रखिए। ये नहीं कि क्लास में बैठे हो कुछ और कर रहे हो, तो ये चीजें नहीं, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर के अगर बैठेंगे तो मेरे हर एक शब्द में, हर एक बात में आपको क्वेश्चन मिलती है। आप इस चीज को रियलाइज करते होंगे। आप मेरे सामने नहीं हो, ना मैं लाइव पढ़ा रही हूँ, ना आप लोग चैट बॉक्स में बने हो कि आप इस समय आंसर दे रहे हो, मैं इधर उधर हंसी मजाक कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी फोकस होकर के, 1 घंटा मेरा वीडियो होता है तो 1 घंटा केवल मैं आपको पढ़ाती ही पढ़ाती हूँ। हाँ, तो 4-5 मिनट इधर उधर की बातें भी हो जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो इसी बात पे मैं बता दे रही हूँ कि जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि और भी बच्चों को मिले वीडियो। क्या केवल आप ही लोग पढ़ेंगे, और भी तो बच्चे होंगे जिन्हें चाहिए। तो सिस्टोल क्या हो गया, 80 सिस्टोल हो गया, 120 डायस्टोल, सॉरी सॉरी 80 डायस्टोल हो गया, 120 सिस्टोल हो गया। ठीक, इधर आ जाओ। 342, एक स्वस्थ कितने से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, 291 से, तो 292 से। ठीक, 92 यानी 8 उसमें
और 40 दो 42 इसमें, तो कितना हो गया, यानी 50 क्वेश्चन आप लोग का हो गया। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है तो 5,000 से 10,000, कहीं कहीं 5,000 दिया होता है, कहीं कहीं 6,000, लेकिन 6,000 ही ऑथेंटिक होता है। ठीक है। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, 5,000 तो मैंने लिख रखा है, लेकिन अगर नहीं 6 मिलेगा तब हम 5 को सही करेंगे। आज 6 की जगह 8,000 भी मिलता है तो उसके लिए क्या करोगे आप, लेकिन ऑप्शन बेस आपको आंसर करना होता है। लेकिन ये देख लो कि 5, 6, 8 यही सब आंसर होना है, और 10,000 अधिकतम होता है। इसका आकार कैसा होगा, तो इसका आकार अनियमित होता है, कोई इसका आकार नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, कहीं कहीं 2 से 5 दिन लिखा होता है, कहीं कहीं 2 से 4 दिन लिखा होता है। ये भी आपको देख करके चलना है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होता है, तो आप कहोगे मैम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। इतना अंतर होता है जी, इतना अंतर होता है, क्योंकि आरबीसी लाखों लाखों में होता है और डब्ल्यूबीसी नहीं। आरबीसी क्या है, आरबीसी तो कईयों लाख, 50 लाख, 40 लाख ऐसे संख्या होती है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका संख्या आप लोगों ने देखा कि 6 से लेकर के 10,000 होता है, तो उसी का अनुपात पूछा जा रहा है। यानी जहां आरबीसी क्या है, जहां 50 लाख लीटर है, मतलब एक एग्जाम्पल, जहां 50 लाख है वहां पे डब्ल्यूबीसी क्या है, केवल 6,000 10,000 है, तो हुआ ना, तो 600:1 होगा। ये आप लोग याद करके रखिएगा। 600 आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट्स, ये भी देखो मैंने बना रखा है। यानी अगर तीनों का कोई रेशो पूछ दे तो 600 आरबीसी और कितना 1 डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या भी डब्ल्यूबीसी से अधिक होती है। प्लेटलेट्स कितना होता है, 250 समथिंग होता है ना। प्लेटलेट्स कितना होता है, 250 या 300 ऐसे कुछ होता है। ठीक है। तो ये चीजें भी आप देख लिए। 345 का आंसर कर दें। मस्तिष्क का वजन होता है तो 1,400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होगा। 1,400 ग्राम को अगर हम केजी में करें तो कितना होगा, कन्वर्ट करें तो कितना हो जाए, होगा 1 केजी बराबर, 1 केजी बराबर 1,000 ग्राम होता है ना। 1 किलो बराबर 1,000 ग्राम, तो 1,000 से कितना ज्यादा है, 400, और आधा केजी बराबर, हाफ केजी बराबर कितना हो गया, हाफ केजी बराबर 500 ग्राम। तो आप समथिंग समथिंग कह सकते हो कि 1.5 केजी का हमारा ब्रेन होता है। अगर आपको ऐसे 1,400 ग्राम में ना दे, अगर ग्राम में ना पूछे, केजी में पूछे, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। कि लगभग हमारा ब्रेन 1.5 केजी का होता है। और क्या 1.5 केजी का होता है, आप कहोगे मैम 1.5 केजी का हमारा लीवर होता है। ठीक है। क्या होता है, लीवर होता है। ये भी चीजें आपको जानना है। ओ माय गॉड, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का 4.6% ही यूज किया था। आप कहोगे मैम ये कहाँ से आप क्वेश्चन लिखती हैं, पढ़े थे सब दोस्तों में, जो भी मिला नोट किया गया है। ठीक है। सोच लो उन्होंने केवल अपने दिमाग का 4.6% यूज किया, तो वो कहाँ है। और हम लोग का कितना दिमाग यूज, हमको तो लगता है हमारा तो आधा आधा प्रतिशत यूज हुआ होगा। आप लोग अपना देख लो, 1% 2% जो भी होगा, हमको तो लगता है आधा आधा प्रतिशत हम लोगों का यूज हुआ होगा अब तक। भाई जब अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें कहते हैं आइंस्टीन हुए हो क्या, जब आइंस्टीन का 4.6 यूज हुआ था तो हम लोग का कितना यूज हुआ होगा। अभी तो हम लोग की या पूरा उम्र भी नहीं बीता है, ये तो खत्म हो चुके हैं ना। तो पूरे लाइफ टाइम में इनका केवल इतना यूज हुआ, तो हम लोग का कितना होगा, आधा होता, जरा और सा हुआ होगा। ठीक। चलो जाने दें, सब बातों में क्या रखा है। 345 का आंसर कर दें। मनुष्य अपने दिमाग का 2 से 3% यूज कर पाता है। देख लीजिए यहाँ पे दिया भी है। सर्वाधिक विकसित दिमाग डॉल्फिन का होता है। किसका होता है, डॉल्फिन का होता है। चलिए इधर आ जाइए। 347 क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। 347 का आंसर करते हैं आप लोग। मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई कितनी होती है सेंटीमीटर में, तो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 10 सेंटीमीटर, मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ये क्या है, मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है। क्वेश्चन नंबर 348 का आंसर कर दे। थ्रम्बोसाइट्स किसे कहते हैं, या कहते हैं, किसको कहेंगे, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी को क्या कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, इनका भी नाम होता है। पहले यहां देखो, ब्लड क्लॉट होने का प्रक्रिया मैंने लिखा है। थ्रम्बोसाइट्स, थक्का जमना, थ्रम्बो मतलब थक्का जमना, क्लॉट करना, साइट्स मतलब कोशिका,
दोनों को मिलाए बिम्बाण हुआ यानी प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्लेटलेट्स का निर्माण करते। यहाँ देखो दिया है आरबीसी को कहते हैं, तो इरेथ्रोसाइट्स क्या कहते हैं, आरबीसी का एक नाम होता है। जैसे प्लेटलेट्स का नाम क्या था, प्लेटलेट्स का नाम क्या था, थ्रम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का क्या है, थ्रम्बोसाइट्स। उसी तरीके से आरबीसी का नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। रक्त एक है, क्या है, ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है, यानी संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या है, ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 351, कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि है, तो क्या है, प्रसारण है। प्रसारण और संकुचन आप लोग जानते हो। प्रसारण और संकुचन आप लोग जानते हो। जब हम लोग का हार्ट क्या है, हार्ट हम लोग का लब डब करता है। जब हम लोग का हार्ट क्या है, एक मुट्ठी के आकार का है। जब आपने मुट्ठी बंद किया तो क्या हुआ, मुट्ठी बंद किया तो मुट्ठी का सारे चीज क्या हो गया, बाहर चला गया। ऐसे ही हमारा हार्ट होता है। जब हार्ट अपने आप को संकुचित करता है यानी शिथिलन करता है, तो पूरा ब्लड एकदम फ्लो के साथ क्या होता है, पूरे ब्लड में फ्लो हो जाता है, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में फ्लो हो जाता है। और जब हृदय प्रसारण होता है यानी हृदय फैलता है, हमने जब अपनी मुट्ठी को खोल दिया तो पुनः सारा ब्लड क्या हो जाएगा, हार्ट में आकर के भर जाएगा। ये क्या होता है, शिथिलन एंड प्रसारण होता है, संकुचन एवं प्रसारण होता है। 352 का आंसर कर दे। रक्त की प्रकृति होती है, तो आपने देखा कि ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, ब्लड का नेचर कैसा होता है, तो हल्की क्षारीय होगी यानी हल्का क्षारीय होगा। क्यों हल्का क्षारीय होगा, क्योंकि मैम इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। तो मैम अगर इतना पूरा कहानी ना हम लोग याद करें, आप केवल एक शब्द जान लो 7.4 होता है। लेकिन अगर ये दे दिया तो आप क्या करोगे, इसलिए आप पहले जड़ को क्या कहते हैं, अगर आप कोई भी पौधा लगाते हो तो पत्ती पे पानी देते हो कि जड़ में, जड़ में पानी देना अच्छा होता है। तो पहले हम लोग जड़ को पढ़ेंगे, फिर ऊपर ऊपर पत्ती पत्ती तो हम लोग तोड़ करके पढ़ ही लेंगे। क्यों, तो पहले हम लोग को क्या है, पहले चीजों कंसेप्ट को पकड़ो, फिर एक आंसर आपको निकल आएगा। तो पहले पूरा आप जान लो कि 7.35 से 7.45 होता है। अब इसमें से हम निकाल लेंगे कि 7.4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 353 का आंसर कर दे। आरबीसी की अधिकता कहलाती है, क्या कहलाएगी, पॉलीसाइथीमिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पॉलीसाइथीमिया। इस वाले वीडियो में आप लोग को फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला ना। 354 का आंसर कर दें। 1913 में राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी। देखो अब ये प्रश्न कहाँ से आया है, आप कहोगे मैम ये प्रश्न आया है एक्सटेंशन एजुकेशन से। कहाँ से, एक्सटेंशन एजुकेशन से। ठीक है, प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है, समूह परिचर्चा। 356 का आंसर कर दे। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं डिकोडिंग। क्या कहते हैं, डिकोडिंग। ठीक है, इधर देख लो क्वेश्चन नंबर 357। टोटल ग्लाइकोजन 550 ग्राम, यकृत में 200 ग्राम, मांसपेशियों में 350 ग्राम। मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ, देखो मैं कितने अच्छे से बना करके लिखी हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग ये मेरा नोट्स देख लें। मैंने तो ऐसे अंडरलाइन वाले कापी पे लिखा है, आप चाहे तो सादे वाले कापी पे लिख सकते हैं और लिख करके ऐसे रख सकते हैं, ताकि लास्ट टाइम में आपका रिवीजन करने में हेल्प हो। ठीक है, बच्चों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात क्या होता है, तो 1:1 होता है। कितना होगा, 1:1 होगा। 359 का आंसर कर दें। वयस्कों में कैल्शियम एंड फास्फोरस का अनुपात होता है, तो क्या होगा, 1.2 होगा। इस चीज को भी आप देखते चले। 360 का आंसर कर दें। आप लोग का कितना मिनट हो गया, 53 मिनट हो गया। 1 घंटा 2-3 मिनट क्वेश्चन और चलेगा, वीडियो चलेगा, देख लो कितना क्वेश्चन हो पाता है। टाइलिन की क्रिया के द्वारा सीएचओ की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। अब देख लो ये एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जब पेपर सॉल्व कर रही थी उस समय मैंने लिखा है बॉइल्ड स्टार्च पहले होगा, फिर सॉल्यूबल स्टार्च होगा या कार्य मैंने लिखा है, फिर इरिथ्रोडेक्स्ट्रीन होगा, फिर एक्रोडेक्स्ट्रीन होगा, फिर आइसोमाल्टोज होगा। यहाँ पे स्टार्च लिख लीजिएगा आप लोग अपना कट करके। ठीक है, इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 361। हैकअप क्या है, हैकअप का पूर्ण रूप क्या है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैजार्ड
एनालिटिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये क्या है? हैकअप का फुल फॉर्म है। हैकअप क्या है? अब तक तो आप लोगों ने देखा हैकअप का फुल फॉर्म देख लिया, अब हैकअप है क्या? तो हैकअप भोज्य पदार्थों की एक सुरक्षा तंत्र प्रणाली है। जैसे कल वीडियो में था हुडको, क्या है? क्या था? HUDCO, हुडको क्या था? तो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, और ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बहुत अच्छा था, इसका मुझे आ ही नहीं रहा। ऑप ऐसे कुछ कुछ था भाई, ओ का मुझे नहीं आ रहा। जो अगर पढ़ा हो, कल की क्लास में रहा हो, तो वो बता सकता है कि ओ का क्या फुल फॉर्म था। ठीक है, तो हुडको क्या है? हुडको एक ऐसी संस्था है जो जहां पे भवन निर्माण होता है, जो जहां पे शहरों में बस्ती स्लव एरिया है, जहां पे फ्लैट वगैरह बन रहे हैं, बस्तियां हैं, वहां पे क्या देता है? वहां पे देखता है कि मतलब घर सही से बने हैं नहीं बने हैं। वो क्या है, जैसे मतलब प्रमाणीकरण करता है, वही हुडको संस्था है। ठीक है, केंद्र सरकार की यानी भारत सरकार की योजना है। वो क्या करती है? उनका एक उपक्रम है। ठीक है, तो यही चीजें ऐसे ही क्या है, हैकअप है। तो हैकअप आप लोगों ने देखा फुल फॉर्म क्या है? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब इसका कार्य क्या है? तो हैकअप क्या करेगा? भोज्य पदार्थों की एक सुरक्षा तंत्र प्रणाली है। टमाटर सॉस को परिरक्षित करने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो क्या है? सोडियम बेंजोएट है। क्या है? सोडियम बेंजोएट है। 364 का आंसर कर दे। प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। 365 का आंसर कर दे। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ट्रिक यहाँ पे मैं बताऊंगी। आप कहोगे मैम एक मेरी फ्रेंड है सीमी, उसका नाम है, क्या नाम है? सीमी नाम है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, आपकी फ्रेंड का नाम सिमी? आपने कहा मैम सुनिए तो, आप पहले कूद जा रहे हैं, पहले हमारी पूरी बात तो खत्म होने दे। ठीक है, तो आप कहोगे मैम सी से हो गया सी से क्या हो गया? सिस्टीन हो गया। क्या हो गया? सिस्टीन हो गया। और एम से मिथियोनीन हो गया। चलिए ठीक, हम ये भी जान लिए। तो आप कहोगे मैम सल्फर यानी गंधक, सल्फर को हम क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं। जी कहते हैं। तो आप आगे तो बताओ, कहाँ कहाँ कहानी घुमा रहे हो? अरे मैम आप सुनिए तो गंधक कहेंगे। तो आप कहोगे मैम ये गंधक युक्त जो अमीनो एसिड हो गए, यही हो गया सिस्टीन और मिथियोनीन। अच्छा, ये आप बता रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी फ्रेंड अगर गंध देती है, आपने कहा मेरी फ्रेंड सीमी है, वो क्या करती है? गंध देती है। मैंने कहा आपको उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो गंधक युक्त अमीनो अम्ल हो गया, गंधक को हम सल्फर कहते हैं। तो गंधक अम्ल युक्त अमीनो अम्ल क्या क्या हो गया? तो सिस्टीन हो गया, मिथियोनीन हो गया। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। आप लोग को मैं ऐसे ही जितने भी अमीनो अम्ल है, कौन सा किसका स्वाद नहीं होता है, किसके खाने से क्या होता है, वैसे कौन सा कड़वा होता है, कौन सा मीठा होता है, मैं सब करा दूंगी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहो। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप लोग विश्वास दिखा रहे हो, आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत ऐसे हो जो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रुप में वीडियो को शेयर किया करें ताकि और भी लोग देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 366 का आंसर कर दे। 3 डिजीज क्या है? 3 डिजीज एंड 4 डिजीज, ये सबके बारे में अब मैं बताऊंगी। आप कहोगे मैम पेलाग्रा के कब पेलाग्रा 3 डिजीज क्या है? पेलाग्रा है, 3 डिजीज एंड 4 डिजीज। तो 3 डिजीज किसकी वजह से होता है? नियासिन की वजह से। नियासिन क्या है? विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। अब 3D क्या है, आप लोग इसको देख लो। 3D से क्या है? 1 2 3। 3D से क्या है? डायरिया। एक डी से डायरिया हुआ, दूसरे से डेमेंशिया हुआ, और तीसरे से डर्मेटाइटिस हुआ। ये क्या हो गया? 3 डिजीज हो गया। अब इसमें एक डी जब जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 4D कहते हैं। और 4D कब होता है? जब इन 3D के साथ में 4D जुड़ता है, यानी डेथ हो जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? 4D कहते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया कि 3 डिजीज क्या है एंड 4 डिजीज क्या है। तो 3 डिजीज का क्या होगा? डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। एंड 4D हो जाएगा तो डेथ हो जाएगा। जब डेथ जुड़ जाता है तो 4D हो जाता है। ठीक, ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? तो नियासिन होता है। ठीक है, क्या होगा? नियासिन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 369। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। आप लोगों को कई बार मैंने बताया है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट क्या होता है? 16% होता है।
कितने परसेंट होगा? 16% होगा। 14 से लेकर के 20% होता है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर करना हो तो आप क्या करोगे? 16 करेंगे। ठीक है। प्रोटीन किस किस चीज से मिलकर के बना है? तो प्रोटीन का निर्माण हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इन सब का मात्रा कितना कितना परसेंट होता है? तो नाइट्रोजन का तो आप अभी देख लिए कि 16% होगा। कितना होगा? 16% होगा। सल्फर कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे सल्फर कितना परसेंट होगा? सल्फर 7% होगा। में फास्फोरस 3% होगा। नाइट्रोजन 16 हो गया। ऑक्सीजन 32% हो गया। हाइड्रोजन 7% हो गया एंड कार्बन 15% होगा। कितना होगा? 50% होगा। इस तरीके से ये क्या है? कार्बन प्रोटीन के निर्माण में ये सारे तत्व सहायक है। ये सब मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग का और मैं कराऊंगी, इसके बाद आप लोग का क्लास क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बाकी बचे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 370, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? ये 2021 में टीजीटी में क्वेश्चन आया था। तो क्या नाम से जाना जाता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ। किस नाम से जानते हैं? प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ। आप लोग का क्लास कंप्लीट हुआ, 1 घंटा हो चुका है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हो क्लास को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही 10:40 पे आप लोग का वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।